हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, देखिए 1932 का खतियान लागू होगा कि झारखंड में कौन स्थानीय निवासी है कौन नहीं है, इसके लिए। ठीक है। और इसके लिए सरकार विधेयक ले आएगी विधानसभा में जल्द ही। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। देखिए 1932 इसका क्या असर होने वाला है, जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड में, और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम झारखंड गवर्नमेंट द्वारा वैकेंसी निकाली गई हैं, उस पे इसका क्या असर हो सकता है उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है। और इसका एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है। चलिए एक एक करके देखेंगे, और इससे किसको फ़ायदा मिलेगा किसको नुकसान है वो सारे के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए 1932 याद रखिएगा, 1932 का खतियान लागू होगा। ठीक है। जिसके आधार पे ये डिसाइड होगा कि कौन झारखंड का अस्थाई निवासी है कौन नहीं है। ठीक है। अब देखिए, एक तो ये आरक्षण में संशोधन किए हैं। ठीक है। देखिए आरक्षण में ओबीसी को कितना हो गया, देखिए 14 से बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया गया, ओबीसी को 27%। ठीक है। 27% यानी देखिए 12% पिछड़ा वर्ग के लिए है। ठीक है। और 15% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है। टोटल कितने हो गए? 27%। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, यानी एसटी के लिए, एसटी के लिए कितना हो गया है? 28%। ठीक है। और इस तरह देखिएगा तो एससी के लिए कितना है? 12%। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए तो आपको पता ही होगा 10%। ठीक है। इस तरह टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाता है? 77%। ठीक है। 77% कुल आरक्षण दिया जाएगा झारखंड में, ये किया गया है एक संशोधन। तो अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं, 1932 के बारे में बात करते हैं। ठीक है। 1932 में क्या क्या है नहीं है, चलिए देखिए। इसके पहले कब से लागू था? देखिए 1985 वाला लागू था, यानी 1985 के पहले। ठीक है। जिसके पास खतियान होगा ज़मीन वगैरह का, वो झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा। ठीक है। और लेकिन अभी संशोधन कर लाया जाएगा तो उसमें क्या होगा? 1932 माना जाएगा। ठीक है। जो कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा ही विधायक, ठीक है, 2000 अगस्त 2002 में लाया गया था। ठीक है। अगस्त 2002 में बात चली थी, जिसमें देखिए हाई कोर्ट ने उसे असंवैधानिक बता दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाई कोर्ट ने, झारखंड के हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट। ठीक है। देखिए झारखंड हाई कोर्ट क्या कहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड कोर्ट ने कहा था किसी के साथ न हो भेदभाव। ठीक है। देखिए 2002 में क्या हुआ था, देखिए हाईकोर्ट ने स्थानीय नीति पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इस नीति से वैसे लोग स्थानीय होने के दायरे से बाहर हो जाएंगे जिन्हें देश विभाजन के बाद रांची में बसाया गया था। मान लीजिए देश विभाजन हुआ था 1947 में, लेकिन उस टाइम पे रांची में जो मान लीजिए पाकिस्तान के हैं, उधर बांग्लादेश के हैं, वो उनको कुछ को रांची में बसाया गया था। लेकिन उनके पास अगर आप खोजिएगा तो 1947 के पहले उनके पास कोई कागज नहीं मिलेगा। ठीक है। वहाँ का स्थानीय का, तो उनका क्या होगा? तो देखिए इसलिए देखिए ऐसे लोग जो लंबे समय से झारखंड में रह रहे हैं, उन्हें स्थानीय दायरे से बाहर किया जाना उसके साथ भेदभाव पूर्ण होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हाई कोर्ट ने बोला है। ठीक है। और अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य के हर इलाके में सर्वे भी नहीं हुए हैं। देखिए पहली बात ये नियम ला रहे हैं। ठीक है। 1932 बहुत अच्छी बात है। ठीक है। पहले एक गवर्नमेंट का सर्वे होना चाहिए ना, कि एक ज़िला में, हर एक ज़िला का, ठीक है, कितने कितने लोग इस 1932 के पहले के हैं, कितने लोग 1932 के दायरे से बाहर हो जाएंगे। एक सरकार के पास मोटा मोटी, ठीक है, आंकड़ा तो होना चाहिए था कि कैसे है क्या है। बिना आंकड़ा के ये ला रहे हैं। ठीक है। और ये पहले भी हो चुका है। ऐसे में किसी एक सर्वे को आधार मानना उचित नहीं है। ठीक है। एक तो सर्वे नहीं करवाया और ऊपर से कुछ इधर उधर करवाएंगे तो उसको आधार माना जाना ठीक नहीं है। और इसी आधार पे कि दूसरे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो हाई कोर्ट ने पहले ही बोल दिया था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। और फिर से वही नियम ला रहे हैं। ठीक है। चलिए नियम ला लिए तो ठीक है। अब देखिए किसको फ़ायदा होगा।
जो 1932 से पहले के हैं, ठीक है, 1932 के पहले से झारखंड में है और उनके पास खतियान है, ठीक है, और सरकारी रिकॉर्ड में उनके बाप दादा का नाम है, तो उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और उनको बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा। यानी उनका समझिए, अगर थोड़े बहुत भी पढ़ाई करने में अच्छे हैं तो उनका जॉब 100% श्योर है, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता, 100%, ठीक है, उनको तो फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन जो उनके बाद के हैं, मान लीजिए 1947 के हैं, ठीक है, 1985 के पहले के हैं, उनका क्या होगा, ठीक है, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी में, ठीक है। और जैसे पीसीएस वगैरह का दे सकते हैं, लेकिन वो जनरल में काउंट होंगे, ठीक है, तो ऐसा है। अब देखिए कि इसका क्या असर पड़ेगा, तो देखिए इसका 1932 का ये सब जितने भी एग्ज़ाम है, मेनली मैं बात करूँगा, देखिए सीजीएल पे, जेएसएससी सीजीएल पे इस पे क्या असर पड़ेगा, तो इस पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि इसमें अभी बहुत लफड़ा है, ठीक है। अभी तो झारखंड से चलिए पास हो जाएगा, झारखंड में एक सदन है, वहाँ से पास डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। झारखंड के बाद इसे जाना पड़ेगा सेंट्रल में। सेंट्रल में कहाँ, आपको पता ही होगा, लोअर हाउस यानी लोकसभा, ठीक है, अपर हाउस यानी राज्यसभा, आरएस राज्यसभा। यहाँ से भी मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा इनको, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम आने वाली है। मान लीजिए चलिए यहाँ भी पास हो गया, ठीक है, यहाँ भी पास हो गया, तो फिर कोर्ट आता है कि अगर कोर्ट में कोई जाता है, ठीक है, और वो बोलता है कि हम लोग 50 साल से 70 साल से झारखंड में रह रहे हैं, ठीक है, और तो हमारा क्या होगा, तो इस केस में ना जो कोर्ट है, देखिए वो क्या करेगी, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देगी। ये मैं नहीं, ये पहले भी आ चुका है डिसीजन, आपको नहीं पता तो आप लोग पता कर लीजिए, 2002 में ऑलरेडी ये सब सारा चीज़ हो चुका है, ठीक है। और वीके गुप्ता की अध्यक्ष बेंच था, वीके गुप्ता, मैं बता देता हूँ, ठीक है, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल पहले भी दे चुके हैं, ठीक है, फिर से वो ला रही, क्योंकि इनको तो चुनाव जीतना है। शायद आप लोग को बुरा भी लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लागू होगा, तो ठीक है, लागू तो देखिए लागू होगा भी, तो इस एग्ज़ाम में कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि लंबा प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखिए, एक तो इनका विवाद चल रहा, वो जो देखिए जेएसएससी का जो कोर्ट केस उस पर इसका विवाद चल रहा, ठीक है, और उसका 10 से 15 दिन के अंदर, ठीक है, जो नियमावली है उस पर जजमेंट आने वाला है, 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा। और जजमेंट में, ठीक है, जजमेंट में ये जो नियमावली है उसको कैंसिल किया जाएगा, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी जो नियमावली है वो सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और उसको नियमावली को कैंसिल करके शायद फिर से जेएसएससी का फॉर्म भरवाया जाए, और जेएसएससी का फॉर्म फिर से अगर भरवाया गया तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर ये बाद में कैंसिल होगा तो बहुत मुश्किल है। मान लीजिए एग्ज़ाम ले लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, फिर जाके कैंसिल होता है, तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा, ठीक है। इसलिए अभी नियमावली चेंज होके एग्ज़ाम ले तो आपके लिए ही फ़ायदा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुरंत, मान लीजिए 2 महीना लेट ही होता है, आप लोग तैयारी तो जारी रखिए। मान लीजिए नवंबर के जगह, बहुत कोई बता रहा कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, नवंबर में नहीं होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग लेके चलिए जनवरी, लेके चलिए दिसंबर से जनवरी, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। दिसंबर से जनवरी होता है, ये तभी इस केस में होगा जब नियमावली को रद्द किया जाएगा, तभी होगा, ठीक है। और ये आपके लिए ही बेनिफिट है। मान लीजिए 2 महीना डिले से होता है, आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, और इससे क्या होगा, नियमावली चेंज होके जो करेक्ट होके आएगा, ठीक है, उसके थ्रू फॉर्म फिलअप करवा के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इसमें सीधा आपका ज्वाइनिंग होगा, कोई रोक टोक नहीं होगा, कोई कोर्ट केस नहीं होगा, ठीक है। इसमें अभी आपको डर है, एक तो आप अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, ऊपर से डर है कि सरकार जो जॉब दे रही, ठीक है, उस पर कब कोर्ट रोक लगा दे, क्या कर दे, तो एक अंदर से डर होगा। लेकिन अभी जो जजमेंट आने वाला है, जजमेंट के बाद जो संशोधन हो के, ठीक है, एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका डर बिल्कुल ख़त्म होगा, ठीक है। आप अपना 100% दे पाएंगे। अभी आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग 100% नहीं दे पा रहे होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको डर है कि एक तो एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ना कोई कैलेंडर है, ना कोई कुछ है, ना कुछ फॉलो हो रहा, क्वेश्चन आउट हो रहा। लेकिन ये आपका डर एकदम से ख़त्म हो जाएगा जब संशोधित नियमावली आएगा,
ठीक है। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जजमेंट आने के 1 महीना के अंदर सारा प्रक्रिया कर लेगा और 30 दिन के अंदर। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1 से 2 मंथ और मिलेगा। समझ लीजिए जनवरी तक आपका हो जाएगा। जनवरी तक होने के बाद, ठीक है, जनवरी मार्च अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, मार्च अप्रैल, ठीक है। प्लस मेरा सजेशन है, एक एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट मत रहिए, स्टेट पे मत रहिए। या तो आप साथ में एसएससी सीजीएल कर लीजिए, या ठीक है एसएससी सीजीएल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एसएससी सीएचएसएल कर लीजिए। चलिए मैं अगले पेज पे आता हूँ। देखिए एसएससी सीजीएल कर लीजिए साथ में, या सीएचएसएल कर लीजिए। कोई भी एक एग्ज़ाम को और टारगेट करके चलिए, एक एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट मत रहिए, ठीक है। या तो मेरे सजेशन में सिमिलर सिलेबस है, सब कुछ सेम है, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपने बिहार सचिवालय का जो आया था, ठीक है, लिख देता हूँ, बिहार सचिवालय का जो आया था, अगर इसके लिए आपने इसका फॉर्म फिलअप किया तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप साथ साथ ये 2 एग्ज़ाम कम से कम फोकस कीजिए, बिहार सचिवालय और जेएसएससी सीजीएल, ठीक है। जेएसएससी सीजीएल तो मेन फोकस कीजिए, ठीक है। और बिहार सचिवालय पे देखिए सेम सिलेबस है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। देखिए मैथ तो आपको उसके लिए भी पढ़ना, झारखंड के लिए मैथ, अरिथमेटिक वगैरह, ठीक है। रीजनिंग पढ़ना ही है, ठीक है, रीजनिंग पढ़ना ही है, ठीक है। और बहुत से बच्चे बोलेंगे कि बिहार का मतलब हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए बिहार का तो हिस्ट्री सेम ही होता है, ठीक है। बिहार का जितना गुप्ता पीरियड पढ़िए, ठीक है, मौर्य पीरियड पढ़िए, वो सब हिस्ट्री आपको इंडियन हिस्ट्री में ही पढ़ना है। तो बिहार से अलग कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना है। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप साथ में इसका तैयारी भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस एक मॉक टेस्ट उठाइए और उसको लगा दीजिए। सप्ताह में एक ही कीजिए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कितना कटअप जा रहा है और मेरे कितने आ रहे हैं। आपको खुद कॉन्फिडेंस होगा। और जैसे ही ये पूरा क्लियर हो जाता है, जेएसएससी सीजीएल कब लेगा, फाइनल आ जाता है, तो आप लोग इसका तैयारी एकदम जोर शोर से करने लगिए, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से आपको बीएसएससी सीजीएल पे भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। और आरक्षण तो बहुत अच्छी बात है, कितने % का उन्होंने अनुशंसा की है देने की, ठीक है, विधेयक लाएंगे, ठीक है। देखिए 12% एसटी हो गया, ठीक है, और 28% एसटी हो गया, ठीक है। एससी कितना हो गया, 12%, इसमें ना बढ़ाया ना घटाया गया, ठीक है। और 15%, ठीक है, BC1 और BC2 12%, ठीक है। और 10% EWS, 77% टोटल आरक्षण है। तो झारखंड में जॉब लेना मुश्किल नहीं है, बस आप लोग ये मनाइए कि जो क्वेश्चन आउट है वो ना हो झारखंड में। और दूसरा चीज़ ये कि जब भी एग्ज़ाम हो, 1 महीना हो 2 महीना लेट से हो, लेकिन जो नियमावली है उसमें करेक्शन हो के हो, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए यही चीज़ बताना था। तो आप लोग अभी ज़्यादा खुश मत होइए कि 1932 का खतियान लागू होने वाला है। ये होगा भी तो इस एग्ज़ाम के बाद ही होने वाला है, ठीक है। इस एग्ज़ाम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, इसी में जॉब लीजिए, आगे के चक्कर में मत पड़िए। आगे पता नहीं क्या होगा, वैकेंसी आएगा भाई कि नहीं आएगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप लोग अपना 100% दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, सब कुछ छोड़ के। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ, इस चैनल पे आपको, ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको हर एक महीने मतलब मंथली वाइज करके स्पीडी का करंट अफेयर कराया जाता है, मंथली, ठीक है, मंथली वाइज करके स्पीडी का करंट अफेयर करवाया जाता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आपको पता ही है कि स्पीडी का करंट अफेयर कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एग्ज़ाम के लिए। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। बस क्या करना है, आपको PDF मिल जाएगा। PDF कैसा होता है, टाइप किया हुआ फॉर्म में होता है। नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा उसमें क्या होता है ना, जो PDF होता है, चाहे हम जो करवाते हैं करंट अफेयर, उसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी स्टैटिक भी कवर किया जाता है। मान लीजिए कोई कैपिटल आ गया था, जैसे झारखंड आ गया तो झारखंड का कैपिटल रांची हो गया, ठीक है। CM कौन है,
गवर्नर कौन है, ये सारा चीज़ करवाया जाता है। लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है। तो इससे क्या होता है कि आपका स्टैटिक भी कवर होता है और साथ में करंट अफेयर भी कवर होता है। बस आप वीडियो देखिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोग टाइप किया हुआ फॉर्म में होता है, अच्छे से लिखा होता है, जिसको क्विक रिवीजन आप लोग तुरंत कर सकते हैं पीडीएफ पढ़ के। तो आपको ना बुक खरीदने की ज़रूरत है, ना कुछ खरीदने की ज़रूरत है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा, जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, वो सारा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अपडेट होते हैं वो आपको टाइमली देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आप लोग अपने तैयारी 100% दीजिए और कहते रहिए। एक एग्ज़ाम को लेके मत चलिए, 2 एग्ज़ाम कम से कम रखिए, एक एग्ज़ाम बैकअप के लिए, ठीक है, और एक पे मेन फोकस, ठीक है। और ऐसा एग्ज़ाम चूज कीजिए जिसका मतलब सिलेबस 80 से 90% सिमिलर हो, ताकि आप लोग 20% ही दूसरे चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करें, ठीक है। 80% सिमिलर होगा तो वो एग्ज़ाम एक कैटेगरी में रखिए और उसी पे फोकस करिए। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।